क्या सीरिया में असद शासन के अंत से मुस्लिम देशों के नए खलीफा का उदय हो चुका है? क्या तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोआन का वो ख्वाब पूरा होने वाला है जिसमें वो मुस्लिम दुनिया के इकलौते मसीहा बनना चाहते हैं? विद्रोहियों का सरिया फतह इस्लामिक देशों में प्रतिशोध का समापन है या नई शुरुआत? आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए इन सारे सवालों के जवाब दिखाते हैं। सीरिया के अंदर तुर्की विरोधी आखिरी किला भी ढह गया और इस तरह से मुस्लिम देशों की खलीफाई हासिल करने की जंग का नया अध्याय शुरू हो गया है। उत्तर पूर्वी सीरिया के दीर अल जोर में भी तुर्की समर्थक विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। यानी इस इलाके से अमेरिका समर्थक कुर्दों की विद्रोही सेना सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्स का दबदबा खत्म हो गया है। दीर अल जोर से एसडीएफ की विदाई के साथ ही यहां जश्न का दौर जारी। ये जश्न सीरिया की राजधानी दमिश्क को फतह कर चुके विद्रोही संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस और गद्दी छोड़कर रूस में शरण ले चुके बशर अल असद के एक और विरोधी संगठन सीरियन नेशनल आर्मी यानी एसएनए के लिए ही अहम नहीं है, बल्कि तुर्की के राष्ट्रपति रेजपेट तैयप एर्दोआन के लिए भी सीरिया विजय की मुनादी है। जिन्हें अब मुस्लिम देशों के खलीफा बनने का सपना पूरा होता दिख रहा है। ये बात दुनिया जानती है कि एर्दोआन इस्लामिक मुल्कों का मसीहा बनना चाहते हैं, जो उत्तर पूर्वी सीरिया में भी उनके समर्थक एचटीएस की सल्तनत से मंजिल की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। तुर्की की राजधानी में अमेरिका समर्थक एसडीएफ ने दीर अल जोर में हार क्या मानी? दमिश्क से अंकारा तक जलसे का माहौल बन गया। इससे पहले सीरिया के इस इलाके में लंबे समय से तुर्की की जंग जारी थी। तुर्की की सेना के मुताबिक सिर्फ इसी साल उसने उत्तर पूर्वी सीरिया में एसडीएफ के 2600 से ज्यादा चरमपंथियों को मार गिराया था। लेकिन सीरियाई कुर्दों को हराने में उसे कामयाबी तब जाकर मिली जब दमिश्क से विद्रोही एचटीएस ने राष्ट्रपति असद को खदेड़ दिया। तुर्की का दावा है कि उसने अमेरिका और इजराइल की कठपुतली एसडीएफ को इतना कमजोर कर दिया था कि उसके पास घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं था। चुन चुनकर उन हथियार गोदामों को बर्बाद कर दिया गया था जहां एसडीएफ के गोला बारूद का अंबार था। दमिश्क विजय के बाद सीरिया के असद विरोधी संगठनों का फोकस पूरी तरह से एसडीएफ पर था, जहां पहले से ही तुर्की की सेना ड्रोन हमलों के जरिए कुर्दों को पस्त करने में जुटी थी। जिसका अंजाम यह हुआ कि एसडीएफ को एचटीएस और तुर्कों के आगे झुकना पड़ा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो कुर्दों का कत्लेआम नहीं रुकता। हालांकि एसडीएफ ने भी हार मानने से पहले तुर्की की सेना से जमकर लोहा लिया, यहां तक कि उसके आसमानी हमलों को भी नाकाम किया, कई ड्रोन भी मार गिराए। आसमान ही नहीं, जमीन पर भी तुर्की समर्थक सीरियाई विद्रोही गुटों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। उनके हथियारों को हमले से पहले ही बर्बाद कर दिया। लेकिन आखिरकार एसडीएफ तुर्की समर्थक एचटीएस और एसएनए के आगे टिक नहीं सकी, क्योंकि अमेरिका ने भी उससे मुंह मोड़ लिया।
एसडीएफ का आरोप है कि उसने आईएसआईएस के खिलाफ जंग में अमेरिका की हर मुमकिन मदद की, लेकिन अब जबकि उसे तुर्की और एचटीएस से लड़ाई में अमेरिकी मदद की जरूरत थी, तो अमेरिका की सेना ने हाथ पीछे खींच लिया। जिसका अंजाम आईएसआईएस की वापसी के तौर पर सामने आ सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि सीरिया में विद्रोही एचटीएस और एसएनए को एसडीएफ या फिर असद की सेना से युद्ध में कामयाबी नहीं मिलती अगर उसके पीछे तुर्की की सेना और एर्दोआन नहीं खड़े होते। तस्वीरें गवाह हैं, जब एचटीएस ने ऑटोमन जमाने के तोपों से असद के सैन्य ठिकानों का निशाना बनाया, उन्हें तबाह किया। अब करीब करीब पूरे सीरिया पर एचटीएस का कब्जा कायम हो चुका है। जो एर्दोआन की बरसों पुरानी मंशा थी, वो महल भी विद्रोहियों के कब्जे में है। जो बीते 53 साल से असद परिवार की सत्ता का केंद्र था। सीरिया के गृह युद्ध का अंत एक नई जंग की शुरुआत थी, क्योंकि जिस विद्रोही गुट एचटीएस ने दमिश्क से असद शासन का खात्मा किया, वो अमेरिका की नजर में आतंकी संगठन है, तो कुर्दों के जिस संगठन एसडीएफ की उत्तर पूर्वी सीरिया में हनक थी, वो तुर्की के मुताबिक आतंकी संगठन। एचटीएस प्रमुख अबू मोहम्मद अल गोलानी चाहे लाख दावे करे कि उसके लड़ाकों ने अपने बूते जीत हासिल की, लेकिन ये बात अब किसी से छिपी नहीं है कि अगर तुर्की और एर्दोआन की शह नहीं होती, मदद नहीं मिलती, तो असद की सत्ता भी नहीं हिलती। गोलानी के लिए तुर्की से मिली मदद कबूल करना मुश्किल, लेकिन एर्दोआन बड़ी आसानी से दुनिया को बता रहे हैं कि कैसे अब सीरिया में तुर्की की हुकूमत कायम हो चुकी है। जाहिर है एर्दोआन की खलीफाई के रास्ते में असद बड़े रुकावट थे, जो अब दूर हो चुके हैं। ऐसे में अब उनका मकसद सीरिया पर कठपुतली हुकूमत कायम करना है, ताकि इस इलाके में अमेरिका और रूस दोनों को अपने हिसाब से साधने में आसानी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनने के लिए बेहद सधी चाल चल रहे हैं। एक तरफ वो अपने मुल्क में एक छत्र राज कायम कर चुके हैं, तो अब दूसरी तरफ कहीं शह तो कहीं मात देकर खलीफाई की जंग में अपने दुश्मनों को किनारा करने में जुटे हैं। सीरिया में कैसे उन्होंने एक झटके में दोहरी कामयाबी हासिल कर ली है, आइए आपको दिखाते हैं। सीरिया से असद परिवार की विदाई सुन्नी बहुल मुल्क में शिया शासन का अंत ही नहीं, बल्कि मुस्लिम देशों के खलीफा बनने का आरंभ भी है। दुनिया जानती है कि खलीफाई की इस होड़ में 3 दावेदार शामिल रहे हैं। पहले सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, जिनके मुल्क में मक्का और मदीना है। ऐसे में घोषित न सही लेकिन अघोषित रूप से मुस्लिम देशों के खलीफा का ताज उन्हीं के पास है, जिसे तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोआन बरसों से हासिल करना चाहते हैं। खलीफाई की जंग में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई भी शामिल थे, जो सुन्नी मुसलमान और एर्दोआन से इतर शिया है। लेकिन सीरिया से शिया बशर अल असद की हुकूमत के खात्मे ने खामनेई को बड़ा झटका दिया है। उन्हें झटका इजराइल और गाजा की जंग में भी लगा, जहां हमास की हालत पस्त हो चुकी है। लेबनान में हिजबुल्लाह भी कमजोर पड़ चुका है। तो इजराइल के आगे यमन के विद्रोही गुट हूती के तेवर भी नरम हो चुके हैं। ऐसे में अब बच गए सऊदी के सलमान और तुर्की के एर्दोआन।
दोनों ही नेता दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका के करीब हैं। लेकिन इजराइल की जंग में हमास का पक्ष लेकर एर्दोआन ने सलमान पर बढ़त बनाने की कोशिश की। हालांकि सलमान भी इजरायली हमलों के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन एर्दोआन का रुख उनसे ज्यादा आक्रामक रहा है। तुर्की का नाटो सदस्य होना भी उन्हें सऊदी अरब पर बढ़त दिलाता है। एर्दोआन एक तरफ इजराइल की जंग में अमेरिका से असहमति जताते हैं, तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन की जंग में यूक्रेन का साथ देकर इसकी भरपाई भी कर देते हैं। यानी तुर्की के राष्ट्रपति खलीफाई के अखाड़े में हर वो चाल चल रहे हैं जो उन्हें मंजिल तक पहुंचा सकती है। खलीफा बनने की अघोषित प्रतियोगिता में वो मोहम्मद बिन सलमान को पछाड़ने के लिए अमेरिका को खुश करने का मौका भी नहीं गंवाते हैं। इसकी सबसे नई मिसाल सीरिया है, जहां अमेरिका के विरोधी रूस समर्थक असद परिवार का शासन था, जो अब इतिहास बन चुका है। ये बात दुनिया को पता चल चुकी है कि एर्दोआन का साथ नहीं होता तो सीरिया के विरोधी कामयाब भी नहीं होते। एर्दोआन जो चाहते थे सीरिया में वही हुआ है। वो सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया के हर उस कोने में दस्तक दे रहे हैं जहां मुस्लिम देशों में विवाद है, फसाद है। सीरिया विजय के बाद अब एर्दोआन की नजर अफ्रीका के दो दुश्मन इथोपिया और सोमालिया में सुलह कराने पर है। लेकिन क्या इन सबसे एर्दोआन की खलीफा बनने की चाहत भी पूरी हो पाएगी? इसके लिए उन्हें अपने देश में भी एक जंग जीतनी होगी, क्योंकि तुर्की के संविधान के मुताबिक 2028 के बाद एर्दोआन राष्ट्रपति की कुर्सी पर नहीं रह सकते। लेकिन इस बात के कयास अभी से लगाए जा रहे हैं कि वो इस बाधा को भी दूर कर लेंगे, यानी अगली बार भी न सिर्फ राष्ट्रपति बनेंगे बल्कि 57 मुस्लिम देशों का खलीफा बनने की तरफ भी मजबूती से आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।